हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 5। तो आपके अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गई है, जो 5 मार्क्स की है, 5 मार्क्स। ठीक है, और ये है आपके चैप्टर नंबर 5, जिसमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धारा विद्युतिकी, यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सर विद्युत धारा क्या होती है? तो सबसे पहले अपन जानते हैं विद्युत धारा। बच्चों, आप सभी जानते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था क्या, कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो लिखिए, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है? सर आपने कहा आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश प्रवाहित होता है, I बराबर प्रवाह की दर हमेशा समय के सापेक्ष, तो I बराबर Q/T। ठीक है, अगर ये तो आपके धारा का सिंपल फॉर्मूला जो धारा ज्ञात करने का है। अगर आपको औसत धारा ज्ञात करनी है तो औसत हमेशा बच्चों डेल्टा Q बटा डेल्टा T परिवर्तन से निकाला जाता है। यानी कैसे निकालोगे? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये भी आपके आवेश के प्रवाह की धारा है, यानी कि वो आवेश के प्रवाह की दर है, ये भी विद्युत धारा कहलाती है। अब आप और विद्युत धारा निकालना चाहते हो तो एक होती है आपके तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, सर विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान क्या होता है? तो आप सभी को मैंने बताया था, यानी एक स्मॉल टाइम के लिए जो करंट फ्लो होती है, वेरी स्मॉल टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किस में बन जाता है? dq/dt। ये कहलाती है आपकी तात्क्षणिक धारा। ये होती है तात्क्षणिक विद्युत धारा, जो अपन आवेश के अवकलन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अपने बुक के अंदर क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है? बस अवकलन करना है, और यदि टाइम की कंडीशन दे रखी है, समय दे रखा है, तो समय t बराबर 1 सेकेंड 2 सेकेंड पुट करके आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों यह एक क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। ऐसे बोला जाता है कि यदि किसी तार में धारा इस दिशा में बहे, तो मान लो जैसे 5 एम्पियर है, और यदि करंट इसके अपोजिट ले लेते हैं तो किसकी हो जाती है? माइनस की। तो सर ये तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी वेक्टर इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट ले लेंगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का। ये वेक्टर बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो सर करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम की पालना नहीं करती है। सदिशों के योग के नियमों की पालना नहीं करती है। इसी कारण आपके ये क्या कहलाती है? एक अदिश राशि। ठीक है, ये तो अदिश राशि। अब देखते हैं इसका मात्रक। सब मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, या फिर कूलम्ब पर सेकेंड। आवेश बटा समय कूलम्ब पर सेकेंड। इसकी विमा क्या होगी? तो बच्चों ये एक मूलभूत राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी विमा होती है A1। ठीक है, तो ये हो गया आपके विद्युत धारा की बात। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ विद्युत धारा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, यदि आपको कई बार प्रवाहित आवेश का मान पूछता है ना, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q निकालना है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि तुमसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। Q बराबर होता है NE/T, जहाँ E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। अब इसके बाद में नोट नंबर 2 आता है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा किस दिशा में होती है? तो बच्चों ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा, यदि आवेश प्लस का है तो प्लस का आवेश जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में विद्युत धारा होती है। ठीक है, और यदि आवेश माइनस का है तो माइनस का आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है। जैसे तार में, जैसे मान लो तार में इस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं,
तो यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगी, तार में धारा होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो ये आपके विद्युत धारा थे। और ध्यान रखना नोट नंबर 3 क्या, कि विद्युत धारा कभी भी क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यानी यदि आपके ऐसी कोई कंडीशन हो, जैसे ये तार है, अब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा कर दिया, फिर और भी छोटा कर दिया, तो बताओ इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है। तो बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान। तो ये हो गया आपके विद्युत धारा। तो बच्चों सारी चीज़ें उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उसका नाम है धारा घनत्व। अपन धारा घनत्व पढ़ेंगे क्योंकि अपने आगे डेरिवेशन में ये मिलेगा। तो जो धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में अब अपन जानते हैं। तो ये आपकी विद्युत धारा थी। अब अपन ने नेक्स्ट टॉपिक है, तो जो चैप्टर है बड़ा सिंपल, कोई ज़्यादा टिपिकल्ट नहीं है, अपन इजीली इसको पढ़ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बट ऐसा तभी पॉसिबल है जब अपन इसको समझेंगे, है ना। तो बच्चों ध्यान देना, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। ओम का नियम आएगा, तो कुछ चीज़ें हट चुकी है बट वो आपको पढ़नी तो है ही, क्यों, आगे काम में आएगी वो। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों धारा घनत्व। तो सर धारा घनत्व जे वेक्टर क्या होता है बताओ। तो बच्चों धारा घनत्व पढ़ेंगे, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है। तो बच्चों धारा घनत्व में लिखना एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तल के लंबवत, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा ही, गुजरने वाली विद्युत धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। गुजरने वाली विद्युत धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, मान लो बच्चों जैसे तार है, ये तार है ना, इसके अंदर ये प्लस का आवेश इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो इस दिशा में ये गति कर रहा है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इधर होगा, ये मान लो कैपिटल ए वेक्टर, तो इस दिशा में गति कर रहा है, तो धारा घनत्व है। धारा घनत्व सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र यानी कैपिटल ई वेक्टर की क्या होती है, दिशा में कौन होता है, धारा घनत्व। तो बच्चों ध्यान देना, धारा घनत्व मैंने क्या परिभाषा बोली, इसे धारा घनत्व होता है एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का भाग दे दो तल के लंबवत। तल के लंबवत होता है जब कोस थीटा आता है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का भाग दे दिया और तल के लंबवत कोस थीटा का भाग दे दिया। एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। तो ये बन गया आपके धारा घनत्व का फॉर्मूला। तो आई यदि विद्युत धारा निकाले तो क्या बन जाएगा, जे ए कोस थीटा। कोस थीटा का बाद है जो डॉट प्रोडक्ट, तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बच्चों विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर होती है, मैंने ऊपर लिख दी, इसकी दिशा किधर होती है, ए वेक्टर की दिशा में। यानी विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा धारा घनत्व भी उसी दिशा में होगा। इसका मात्रक क्या होगा, तो जो मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा घनत्व, घनत्व सदैव एकांक आयतन में होता है, परंतु धारा घनत्व सदैव एकांक क्षेत्रफल में होता है। इसकी विमा ज्ञात करें तो सर करंट की विमा होती है A1 और क्षेत्रफल की होती है L2। सॉल्व करने पे क्या आएगा, A1L-2। तो ये हो गई इसकी विमा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहलाता है धारा घनत्व जो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है ना। धारा घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों ये आपके धारा घनत्व कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ेंगे चालक में विद्युत धारा, है ना, या चालक का व्यवहार। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो बच्चों, चालक में विद्युत धारा, विद्युत धारा या चालक का व्यवहार।
यानी अब चालक का व्यवहार कैसा होगा जब उसमें कोई बैटरी लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, तो इसके बारे में पढ़े। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाओ चालक। कंडक्टर, चालक कौन होता है? तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं चालक कौन होता है। व्हाट इज द कंडक्टर, चालक कौन है ना। तो बच्चों अब अपन चालक के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं, देखिए चालक क्या होता है। तो चालक में विद्युत धारा या चालक का व्यवहार, इसमें लिखिए चालक। लिखो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल चांदी Ag, सोना Au, एल्यूमिनियम Al, लोहा Fe आदि। ये सभी क्या है बच्चों? चालक। यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई अपने चालक की। अब इसमें लिखो, अब इसमें भी नंबर 1 हेडिंग लगाना बच्चों। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक का व्यवहार, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक का व्यवहार कैसा होता है ये अपन जानेंगे। यानी अपन ने चालक के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते, कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, तब क्या होगा इसके बारे में अब अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर अपन पॉइंट लगा के लिखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखना। अब इसमें भी नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखो। लिखिए, जब किसी चालक पर कोई बैटरी या विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, जब किसी चालक पर कोई बैटरी या विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा के साथ, तो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा के साथ यादृच्छिक रूप से चालक के जालक में, यादृच्छिक रूप से चालक के जालक यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, क्रिस्टल में, चालक के जालक में गति करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो तापीय ऊर्जा को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर चालक के अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं। बच्चों मुक्त होकर बाहर नहीं निकलते हैं, चालक के पृष्ठ से बाहर नहीं आएंगे, केवल उस चालक के अंदर ही इधर उधर गति करते रहेंगे, तापीय ऊर्जा के कारण। ठीक है ना। नंबर 2 बात लिखना आप इसमें। नंबर 2 चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे से टक्कर करके अपने मार्ग की दिशा को बदलते रहते हैं, अर्थात यादृच्छिक रूप से टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट लिखना आप। नंबर 3 लगा के लिखो। नंबर 3, तो तापीय अवस्था या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, यानी तापीय जो स्थिति है, ऊष्मीय स्थिति है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। बच्चों औसत अब ऐसे लिखा जाएगा, है ना, या तो ऐसे लिख दो एवरेज लगा के,
या ऐसे लिख दो औसत लगा के, यानी कुल कितना होगा इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0। जब वेग ही 0 है तो बच्चों करंट भी कितनी होगी 0, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से इधर गए, किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, टकराने के बाद में ये इधर चला गया, इधर आ गया, इस तरफ चला गया, इधर चला गया, यानी इससे टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं, किधर भी चला जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े पथ पे गति करते हैं तो इस स्थिति में इनके सभी तापीय वेगों का योग, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की तापीय ऊर्जाओं के कारण वेगों का योग 0, और जब औसत वेग ही 0 है तो बच्चों विद्युत धारा भी कितनी होगी 0, यानी चालक में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। कब? जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं। तो ये तो हो गई आपके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक का व्यवहार। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक का व्यवहार, यानी कोई विद्युत क्षेत्र लगा दें, यानी बैटरी लगा दें, तो बैटरी लगाने के बाद में चालक का व्यवहार कैसा होगा ये अब अपन जानेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अभी देखना अपने इससे डेरिवेशन सोल्व होगा, तो ये टॉपिक इसलिए आपको बताए जा रहे, तो आज अपन थ्योरी पढ़ेंगे, कल अपन इसके डेरिवेशन क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान देना। अब आपने लिखा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक का व्यवहार, इसमें नंबर 1 लगा के लिखो। लिखना जब किसी चालक पर, जब किसी चालक तार पर, जब किसी चालक तार पर विद्युत बैटरी या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जब किसी चालक तार पर विद्युत बैटरी या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, विद्युत बैटरी या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत बैटरी या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगने लग जाता है, एक बल लगने लगता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगते हैं, ठीक है। अब लिखना नंबर 2 बात, इसमें नंबर 2 पॉइंट लगा के लिखो। चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण, चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये त्वरित गति करते हुए एक दूसरे से टकराकर, ये त्वरित गति करते हुए एक दूसरे से टकराकर अपना त्वरण खो देते हैं, अपना त्वरण खो देते हैं तथा पुनः बैटरी के कारण त्वरण प्राप्त करते हैं, तथा पुनः बैटरी के कारण त्वरण प्राप्त करते हैं। वह पुनः टक्कर करके अपना त्वरण खो देते हैं, वह पुनः टक्कर करके अपना त्वरण खो देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन औसत वेग के साथ चालक तार में गति करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन औसत वेग के साथ चालक तार में गति करने लग जाता है। तो बच्चों हुआ क्या, अपन ने एक बैटरी लगाई, जैसे मान लो ये कोई एक चालक तार है, इस चालक तार के ऊपर अपन ने कोई एक बैटरी लगाई है ना, जैसे अपन कैपिटल V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो बच्चों जैसे कैपिटल V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र लगने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, बोलो लगेगा नहीं लगेगा। इस बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या आता है, त्वरण, यानी ये त्वरित गति करना चाहिए, परंतु बच्चों ये त्वरित गति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के आयन होते हैं,
उनसे ये टक्कर करता है, टक्कर करके अपना त्वरण खो देता है, फिर से विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, त्वरण प्राप्त करता है, फिर से चलने लगता है, फिर से टक्कर कर देता है। तो बार बार टक्कर करने के कारण ऐसे लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीड के साथ इधर उधर चल रहा है, तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन का फिक्स वेग, नियत वेग मान लीजिए तो क्या कहलाता है, अपवहन वेग। तो नंबर 3 पॉइंट लगा के लिखो बच्चों, नंबर 3 पॉइंट, डायग्राम बाद में बना लेना, बनाएंगे अभी अपन आगे। नंबर 3 पॉइंट लगा के लिखो अपवहन वेग, अपवहन वेग, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ठीक है, अपवहन वेग ऑब्लिक अपवाह वेग ऑब्लिक अनुगमन वेग ऑब्लिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रैकेट में वीडी वेक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रैकेट में वीडी वेक्टर। तो इसकी परिभाषा लिखवाएंगे, तो लिखो लिखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, औसत अपवाह वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो बच्चों अपवाह वेग अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहलाती है, सभी इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का क्या कर लो, औसत कर लो। औसत का मतलब ये, तो वो किसके बराबर होता है, अपवाह वेग अनुगमन वेग के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इसकी। अब इसी के अंदर नंबर 4 हेडिंग लगाओ, विश्रांति काल, हेडिंग लगाना रिलैक्सेशन टाइम जो है टो। सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल टो, इसके अंदर लिखना किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समयों का औसत, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समयों का औसत विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय, जैसे मान लो एक टक्कर के बीच में T1 दूसरे में T2 और ऐसे n इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों में एक टक्कर में लगने वाले समयों का औसत क्या कहलाता है, विश्रांति काल। और बच्चों विश्रांति काल केवल 2 चीजों पर निर्भर करता है, पहला तो ताप पर, ठीक है सर, ताप पर कैसे, विश्रांति काल ताप के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ताप बढ़ाओगे विश्रांति काल घट जाएगा। और नंबर 2 ये पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कैसा पदार्थ है इसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, तो ये कहलाता है विश्रांति काल। तो बच्चों ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई है, ये आगे मैं आपके डेरिवेशन में काम में लूंगा, तो आप इनको बच्चों तैयार कर लेना। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। आपके कई बार अपवाह वेग, अनुगमन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा पूछी हुई भी है, और विश्रांति काल किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये भी पूछा हुआ है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो बच्चों अब हेडिंग लगाओ, अपवहन वेग वीडी वेक्टर व विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर में संबंध, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाना, ये सब कुछ अब चालक में विद्युत धारा, यानी आपने विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक का व्यवहार पढ़ रहे हो, उसमें चल रहा है सारा। तो बताओ सर क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देना, अगली हेडिंग है अपने अपवहन वेग वीडी वेक्टर व विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर, या विभवांतर भी बोल सकते हैं, विभवांतर कैपिटल वी में संबंध ज्ञात करेंगे। बताओ सर क्या संबंध होगा, तो ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले थ्योरी लिखी जाती है, तो थ्योरी अपन डायग्राम से बनाएंगे। कैसे, देखना, माना एक चालक तार के टुकड़े में, ये मान लो चालक तार का टुकड़ा है, में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण ऊष्मीय वेग ui
ऊष्मीय वेग ui के साथ टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रहे हैं, यानी ऊष्मीय स्थिति हो गई, टेढ़े मेढ़े पथ पे गति कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूर्व में, यानी ये पूर्व स्थिति है, ठीक है। परंतु जब चालक तार पर कैपिटल V वोल्ट की बैटरी व कैपिटल E विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो कैपिटल E विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। परंतु टक्कर के कारण ये अपवन वेग, नियत वेग, अपवन वेग vd वेक्टर के साथ गति करने लग जाते हैं, ठीक है। तो टक्कर के बाद इनका वेग कितना हो जाता है, फाइनल वेग vf मान लें। कितने समय बाद में, ti समय बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, तो बताओ सर इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पे बल कितना होगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो विद्युत धारा इधर जाएगी, तो ध्यान रखना विद्युत धारा इसकी विपरीत दिशा में होती है। तो अब अपन देखेंगे, बताओ सर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, तो बताओ सर इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कितना होगा। F बराबर, बल का फॉर्मूला होता है सर Q इंटू ई वेक्टर, आवेश कितना है माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर बराबर ma। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन का त्वरण होता है ए ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम ई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, तो एम ई, ये समीकरण नंबर 1। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला त्वरण आ गया। अब अपन देखेंगे, चूंकि पूर्व में इलेक्ट्रॉन ui तापीय वेग से गति करता है, परंतु ए ई वेक्टर त्वरण के कारण ti समय बाद vf अंतिम वेग प्राप्त करता है, तो गति के प्रथम समीकरण से। तो बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या बोलता है, गति का प्रथम समीकरण बोलता है अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस ए वेक्टर इंटू टी आई। तो सर प्रारंभिक वेग ui माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू टी आई। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सर ये तो किसी आई वे इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो अपन देखेंगे क्या कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए वेग कितना होगा, v1 वेक्टर बराबर u1 माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टी1, समीकरण नंबर 1। ऐसी कैसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो v2 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू टी2, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अपन देख लें क्या एन वे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यदि एन वे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वी एन वेक्टर बराबर यू एन माइनस का स्मॉल ई कैपिटल वेक्टर अपॉन एम ई टी एन, समीकरण नंबर 3 हो गया ना। तो औसत लेने पर, अब आपको पता है कि सर औसत लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपवन वेग औसत वेग होता है। तो जैसे अपन औसत लेंगे तो आप जानते हैं सर अपवन वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के बाद सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत कर लें। तो आप सभी को पता है कि समीकरण 1 2 3 से इसे मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा देखना सर, यहाँ पे u1 वेक्टर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टी1 प्लस का u2 वेक्टर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टी2 प्लस डैश un वेक्टर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू टी एन बटावा n। अब अपन यहाँ पे क्या करें, अलग अलग कर लेते हैं, u को अलग कर लेते हैं। तो u1 प्लस u2 डैश un अपॉन n हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कैसे माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई को अलग ले लें, और ये क्या बन गया समयों का औसत t1 प्लस t2 प्लस डैश tn अपॉन n। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो गया। और बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था क्या कि तापीय अवस्था में सभी इलेक्ट्रॉनों के
विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के पहले सभी वेगों का औसत कितना होता है? 0। और समयों का औसत क्या कहलाता है? विषांतिकाल। तो आपके फॉर्मूला क्या बन गया? अपॉन वेग वी डी वेक्टर बराबर माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम ई इंटू तो बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आपने देखा कि सर अपॉन वेग क्या हो गया? अपॉन वेग बराबर माइनस का ई टो बाई एम ई इंटू ई। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक समीकरण तो ये हो गया। अब चूंकि आप जानते हो कि सर ई बराबर क्या होता है? वी अपॉन एल। तो अपॉन वेग का यदि मॉड्यूलस लिया जाए, परिमाण लिया जाए, तो क्या बन जाएगा? ई टो बाई ई बराबर वी अपॉन एल, तो एल आ जाएगा, तो एम ई इंटू एल इंटू वी। तो इस संबंध से पता लग रहा है क्या कि जो अपवन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक के समानुपाती। इसका नेगेटिव चिन्ह क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। किस में होती है? विपरीत दिशा में। और अपवहन वेग और देखा जाए तो अपवहन वेग का परिमाण विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। तो ये बच्चों अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के साथ संबंध हो गया। यानी अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक के समानुपाती और अपवहन वेग का परिमाण विभवांतर के समानुपाती होता है। और ये बच्चों आपके बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अपन ने क्या किया? किसी आई वे इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन निकाल ली गति के प्रथम समीकरण से, और ये निकाल कर अपन ने प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए बना लिया, उनका इलेक्ट्रॉनों का औसत कर लिया। ये तो नियत राशि थी तो ये कॉमन आ गई, और समयों का औसत कर लिया तो वो टो हो गया। तो आपके पास ये संबंध आ गया। तो अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है, यानी विभवांतर पे निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा उनका अपवहन वेग होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए डेरिवेशन को, ठीक है? ये लो।